नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आरा से है, जहां ब्राउन शुगर के साथ 6 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। 6 करोड़ की 444 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई है। दौलतपुर में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 2 वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं, जहां ब्राउन शुगर के साथ 6 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 444 ग्राम ब्राउन शुगर को जब्त किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत 6 करोड़ रुपए है। दौलतपुर में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की और इसमें 2 वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। हमारे सहयोगी हिमांशु प्रवीण अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। हिमांशु, कैसे पुलिस को इन सब के बारे में जानकारी मिली थी और फिलहाल जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या उनसे कुछ और जानकारी हासिल हो पाई? और भोजपुर आरा के सदर एएसपी जो हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। गुप्त सूचना मिली थी कि गांगी क्षेत्र में और दौलतपुर के आसपास में ब्राउन शुगर की बड़ी खेप लाई गई है। इसके बाद पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की और कुल मिलाकर 444 ग्राम, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है, इस ब्राउन शुगर को बरामद किया है 3 अलग अलग जगहों से। और इसके अलावा 2 गाड़ियां भी जब्त की हैं। 6 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुछ स्थानीय तस्कर भी बताए जा रहे हैं। स्थानीय आरा के ही रहने वाले लोग हैं, जो ब्राउन शुगर की काफी लंबे समय से तस्करी किया करते हैं और इलाके में खपाते भी हैं। तो उनको पकड़ा गया है। फिलहाल उनको नगर थाने में लाया गया है, वहाँ पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद ही इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा होगा, ऐसी हमारी भोजपुर। चलिए हिमांशु, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, शिमला में पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त जारी की। इस मौके पर पीएम मोदी शिमला में गरीब कल्याण विकास सम्मेलन में शामिल हुए। सरकार के 8 साल पूरे होने पर इसका आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद कर उनसे फीडबैक लिया। इस सम्मेलन में पटना से सीएम नीतीश कुमार के साथ ही केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, गिरिराज सिंह समेत कई मंत्री और विधायक वर्चुअली जुड़े रहे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, जिसमें शिमला में सबसे पहले तो पीएम मोदी आज मौजूद थे, जहां 8 साल पूरे होने के बाद पीएम मोदी ने आज किसानों से सीधे तौर पर बातचीत की, संवाद किया। और दूसरी तस्वीर जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ इस पूरे कार्यक्रम में गिरिराज सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह इस सम्मेलन में वर्चुअली शामिल हुए। बांका की ललिता देवी से पीएम मोदी ने संवाद किया। उन्होंने पीएम आवास और उज्ज्वला योजना के बारे में उनसे फीडबैक ली। साथ ही पूछा कि सरकारी योजनाओं का उनके जीवन पर क्या असर पड़ा, क्या बदलाव आया। अभी ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिल गया, तो बच्चों को पढ़ाई की भी सुविधा हो गई होगी। आराम से पढ़ सकते होंगे। घर में काम में मदद करते हैं, पढ़ने भी गए तो? हाँ सर, सरकारी करते हैं। हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाई दै छै सर। आपने बहुत बढ़िया लागे छै, सुविधा होवे छै। देखिए, अब तो आपको घर मिल गया है। हाँ, तो अच्छे घर में बच्चों की शादी भी हो पाएगी। बढ़िया लागे छै काहे कि में आया बहुत बढ़िया सुविधा हो गेलै। तो बच्चा बुतरू खाना में जल्दी से बनाए के सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल भेज दी। अच्छा, गांव में अभी भी कुछ लोग होंगे जिनका मकान अभी बनना बाकी होगा, क्योंकि हमने तय किया है कि जिनको अभी मकान नहीं मिला है उनको हम सबको मिलेगा। जब आपका घर बन गया है, आप जिन लोगों को, गरीब परिवारों को जानती होगी जिनका घर नहीं बना होगा, तो वो क्या बोलते हैं आपको, आप उनको क्या समझाती हो? बढ़िया समझाइए सर। और आज दिल्ली जाएंगे आरसीपी सिंह। बड़ी खबर सामने आ रही है, आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे आरसीपी सिंह। दिल्ली जाएंगे केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। दोपहर बाद पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें आरसीपी सिंह भी शामिल होंगे। बताया भी जा रहा है कि पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। अलग से पीएम मोदी से
मुलाकात हो सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव दिल्ली स्थित सरकारी आवास आज खाली कर रहे हैं। लगभग 24 सालों से शरद यादव दिल्ली के 7 तुगलक रोड में रहते थे। आवास खाली करने के बाद शरद यादव शाम 5 बजे प्रेस से भी बात करेंगे। दरअसल राज्यसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद उन्हें ये बंगला खाली करना पड़ रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमितेश। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी नेता शरद यादव आज अपना बंगला खाली कर रहे हैं। 31 मई की तारीख 31 मई 2022 को 7 तुगलक रोड बंगला शरद यादव खाली करेंगे आज शाम। निश्चित रूप से शरद यादव के नाम से ही 7 तुगलक रोड की पहचान हुआ करती थी। पिछले 24 सालों से लगातार यहीं पर बतौर केंद्रीय मंत्री, बतौर लोकसभा या राज्यसभा के सांसद शरद यादव इसी आवास में रहा करते हैं। 1998 में जब वाजपेयी सरकार में मंत्री थे तब से शरद यादव को यह बंगला अलॉट हुआ था। उसके बाद अलग अलग सरकारों में यहाँ पर शरद यादव अगर मंत्री भी रहे तो भी, या फिर लोकसभा राज्यसभा के सांसद रहे तो भी इसी बंगले में लगातार रहा करते थे। लेकिन 2017 में जब जेडीयू के सांसद थे और उन्होंने बागी तेवर अख्तियार किया, उसके बाद जेडीयू की तरफ से कंप्लेन किया गया और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वेंकैया नायडू, उनकी तरफ से शरद यादव की सदस्यता को खत्म कर दिया गया था। और उसके बाद से शरद यादव का मामला कोर्ट में भी गया था। कोर्ट में जाने के बाद अंत में शरद यादव को वहाँ से भी निराशा का सामना करना पड़ा और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि मई के अंत तक इस बंगले को खाली करना है। आज 31 मई है और शरद यादव की तरफ से इस बंगले को खाली किया जा रहा है, जिसमें वो पिछले 24 सालों से लगातार रहा करते थे। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। और कटिहार में आज से 2 दिवसीय बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश में पार्टी की मजबूती को लेकर चर्चा की जाएगी। दरअसल 2 साल से कोरोना को लेकर प्रदेश कार्य समिति की बैठक नहीं हो पाई थी। आज की बैठक में बिहार से जुड़े 4 केंद्रीय मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, सांसद और सभी विधायक, विधान पार्षद मौजूद रहेंगे। बैठक के लिए मंच सजकर तैयार हो चुका है। कटिहार नगर भवन को इसके लिए विशेष रूप से सजाया गया है। स्टेज पर 10 कुर्सियां लगाई गई हैं, जिस पर 4 केंद्रीय मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम के बैठने की व्यवस्था है। वहीं सभागार में 624 डेलीगेट्स के बैठने की व्यवस्था की गई है। कटिहार में प्रदेश भाजपा कार्य समिति के 2 दिवसीय महाआयोजन होने जा रहा है। इस बीच आपको ये एक नज़ारा दिखा रहा है, ये कटिहार नगर भवन के मुख्य समारोह स्थल है और इसी सभा स्थल पर 10 कुर्सी रखे जाएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण जो भाजपा के केंद्रीय बिहार से जुड़े 4 केंद्रीय मंत्री हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं और कई महत्वपूर्ण लोग आएंगे। इसके अलावा ये जो प्रसाल भवन है, इसमें 624 जो डेलीगेट्स आएंगे वो बैठेंगे और आगे के विचार पर मंथन किया जाएगा। ये जो सभा स्थल है, इनका जो इंचार्ज है वो हमारे साथ है। आइए बात करते हैं क्या होगा सभा स्थल का स्वरूप, कब से शुरू होगा और क्या क्या आयोजन है। 3 बजे से इसका उद्घाटन होना है। आज हमारे जो प्रदेश संगठन से जो माननीय आ रहे हैं, जो केंद्रीय से आ रहे हैं, उन्हीं लोग को उद्घाटन करना है। यहाँ डॉक्टर संजय जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष, वो भी रात पहुँच चुके हैं कटिहार। बहुत सारे पदाधिकारी जो प्रदेश के हैं सारे रात पहुंच चुके हैं और बाकी लोग का आज आगमन शुरू हो गया है कटिहार में आने का। और इस सभागार का नाम जो है रखा गया है जगबंधु अधिकारी सभागार। उन्हीं के नाम पर आज ये टाउन हॉल में कार्यक्रम होने जा रहा है। ये पूरे प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, जिसमें बिहार के सारे जो राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, बिहार के सभी जिलाध्यक्ष और संगठन के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं और केंद्र के 6-7 मंत्री हैं जो बिहार से हैं और बिहार के सांसद जो भी हैं, उस सभी लोग की उपस्थिति यहाँ होना है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा आयोजन है। भाजपा पूरी तरह तन मन धन से इसे सफल बनाने में जुटी हुई है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। आज नामांकन की अंतिम तारीख है और आज बीजेपी के दोनों प्रत्याशी सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल ने विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में सभी बड़े नेता मौजूद रहे। दरअसल कल ही इन दोनों का नामांकन होना था, लेकिन डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होने की वजह से आज नामांकन किया गया।
और ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज बीजेपी के दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर लिया है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें बीजेपी की तरफ से 2 कैंडिडेट हैं, सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल, जिन्होंने आज अपना नॉमिनेशन कर लिया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी पर एक बार फिर से मनमानी का आरोप लगा है। यह आरोप इस बार वामपंथी दल सीपीआई-एमएल ने लगाए हैं। विधान परिषद चुनाव के लिए आरजेडी ने 3 नामों का ऐलान किया है। आरजेडी ने कारी सोहेब, मुन्नी देवी और अशोक पांडे को उम्मीदवार बनाया। प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि पार्टी ने हर वर्ग का ख्याल रखा और सबकी सहमति से यह फैसला लिया गया है। विधान परिषद की सीट पर माले की दावेदारी एक चिरलंबित बात है और इस संदर्भ में राजद और अन्य पार्टियों ने भी हमेशा समर्थन किया कि आपकी दावेदारी बनती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि एक महागठबंधन चल रहा है, तो कोई भी फैसला आप लेते हैं तो उसमें महागठबंधन की पार्टियों के साथ राय विचार करके कुछ फैसला होना चाहिए। लेकिन राजद ने जिस तरह से एक तरफा तरीके से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, इस पर हम लोगों का भारी ऑब्जेक्शन है। जगदानंद सिंह ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि सहयोगियों के साथ चर्चा के बाद नामों का ऐलान हुआ है, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले पर कुछ और ही कह रही है। पूछ रहे हैं एमएलसी चुनाव के बारे में। आपको पता ही है कि आरजेडी सब 76 सीट है, तो वो 3 सीट पे अनाउंस कर दिए जब उनको बनता नहीं है। उनका 14 सरप्लस है 2 सीट के बाद। माले पार्टी हमारी है, उनको है, फिर हम लोग गठबंधन में कांग्रेस है, तो 3 सीट कैसे अनाउंस किए मुझे पता नहीं। बैठ के बात करनी चाहिए थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने सभी जो सहयोगी दल हैं, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और माले, सबसे राय कर ली है। राय के उपरांत ही राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधान परिषद के 3 नाम की घोषणा की है। वाम दल से लगातार 2 बात भी हुई है, और कोई अगर घटक दल यह कहते हैं कि विश्वास में लिया नहीं गया है तो ये गलत होगा। सबको विश्वास में लेकर के ही निर्णय लिए गए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान का बड़ा बयान सामने आया है। आरजेडी को उम्मीदवार उतारने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये कहा है शकील अहमद ने। आरजेडी को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कांग्रेस और माले से आरजेडी ने कोई भी बातचीत नहीं की है और बिना हमारे समर्थन के आरजेडी के उम्मीदवार की जीत नहीं हो सकती है। एमएलसी उम्मीदवार के मसले पर कांग्रेस और माले एक साथ हैं और दोनों मिलकर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, देखिए, पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था कि जब से ये आरोप जो है माले की तरफ से लगाया गया कि बातचीत नहीं हुई, तभी से लग चुका था कि एक बड़ा कदम जो है कांग्रेस और माले की तरफ से उठाया जाएगा। क्या माना जाए, उम्मीदवार उतारा जाएगा? बिल्कुल, देखिए, अब इस ओर ही बातचीत कांग्रेस और माले के नेताओं में चल रही है कि आखिर अब आगे की क्या रणनीति अपनाई जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है इस पूरे मामले में कि कांग्रेस और माले के जो विधायक हैं उनकी संख्या बल इतनी है कि वो एक उम्मीदवार को जिता सकते हैं, और बिना कांग्रेस और माले के समर्थन के आरजेडी के तीसरे उम्मीदवार की जीत नहीं हो सकती है। लिहाजा ये चाल कांग्रेस और माले ने चली है और ये सोची समझी रणनीति के तहत ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में आरजेडी को अब बातचीत करनी होगी, लेकिन फिलहाल ये दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस और माले में नाराजगी है। माले के नेताओं ने भी इस पर बयान दिया और अब कांग्रेस में एक के बाद एक, पहले जो सीएलपी लीडर हैं उन्होंने बयान दिया सुबह में, और अब जो शकील खान है जो विधायक है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बयान दिया। मतलब साफ है कि कांग्रेस ने मूड बना लिया है कि वो इस पूरे चुनाव में, जो विधान परिषद का चुनाव है, इस चुनाव में किसी तरीके से उम्मीदवार उतारा जाए, और इस रणनीति पर इन लोगों ने काम करना भी शुरू कर दिया है। और खास तौर पर नाराजगी इस बात को लेकर है कि आखिर इनसे पूछा क्यों नहीं गया, इनसे चर्चा क्यों नहीं की गई,
एक बैठक क्यों नहीं बुलाई गई। बिल्कुल शैलेंद्र, अक्सर ऐसा देखने को मिला है, जैसे कि आरोप भी लगते रहे हैं हमेशा से आरजेडी पर कि गठबंधन धर्म का पालन आरजेडी नहीं करती है, तो ऐसे में क्यों ऐसा बार बार होता आ रहा है? इसको क्या माना जाए? आरजेडी आखिर किस सोच को लेकर आगे बढ़ रही है? देखिए, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और शायद आरजेडी के लोग यह सोचते होंगे कि उनका जो निर्णय है वो निर्णय सबकी सहमति होगी उसमें। हालांकि इसमें एक मामला ये भी है कि आरजेडी के नेताओं की जो हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं या फिर माले के जो बड़े लीडर हैं, उनसे उनकी पहले ही बात हो गई थी, उसके बाद यह निर्णय लिया गया है। सुबह में आरजेडी की तरफ से जो बयान दिया गया है शक्ति यादव का, उन्होंने अपने बयान में भी ये कहा है कि दोनों पार्टी से सभी घटक दलों से बातचीत हो गई है, लेकिन इन जो विधायक हैं, चलिए आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर मुंगेर से है, जहां बागेश्वरी गांव में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया। युवक कल से गायब था। आज सुबह युवक का शव गांव के ही तालाब में तैरता मिला, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मृत युवक के शरीर पर कई गहरे जख्म के निशान हैं। वहीं शव की पहचान होते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि इस बार वो मैट्रिक की परीक्षा दिया था। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। 4 बजे शाम से गायब छे। कुछ घर से कहीं निकल रहे? नहीं, घर से कहीं के नहीं निकल छे। घर से कहीं के नहीं निकल छे। हम कहलिए सुबह सबके बिहार में देखते हैं होते हैं। खड़गपुर थाना का यहाँ हम लोगों को सुबह सूचना मिली है कि बागेश्वरी गांव में एक 16 साल के बच्चे का शव तालाब में मिला है। सबको तालाब से बाहर निकाला गया है। इनके परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। दानापुर दियारा के 6 पंचायत को जोड़ने वाला पीपा पुल को स्थानीय लोगों ने आगजनी कर जाम कर दिया है। दरअसल दानापुर के दियारा में हो रहे तेजी से कटाव से लोग परेशान हैं। कटाव पीड़ितों ने पीपा पुल को जाम कर हंगामा किया और अधिकारी को बुलाने की मांग कर रहे हैं। पीपा पुल जाम होने के कारण कई जोड़े दुल्हा दुल्हन और स्थानीय लोग दियारा क्षेत्र में फंसे हुए हैं। बताया जाता है कि पंचायत को जोड़ने वाला एकमात्र पीपा पुल आज कई घंटों से जाम है। वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक लाइन से वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। लोग वहां पर मौजूद हैं। लोगों ने यहाँ पर जाम कर रखा है। स्थानीय लोग इसे अभी तक खोलने नहीं दे रहे हैं। दानापुर में तेजी से हो रहे कटाव से परेशान पीड़ितों का कहना है कि अधिकारी आए तभी हम लोग जाम खोलेंगे। वहीं विधायक रीतलाल यादव मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा रहे हैं, जाम को हटाने की बात कह रहे हैं। अधिकारियों से बात कर 4 दिन में कटाव से निजात दिलाने का आश्वासन भी उनकी तरफ से दिया गया है। परेशानी होता है सर। ये देखिए अभी लोग जाम है, हम लोग कहीं दानापुर जा रहे हैं, परेशानी है, इमरजेंसी काम है सर। ये बहुत परेशानी हम लोग के है सर। ये जाम के सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग के जो इन लोग की समस्या उन लोग को पूरा किया जाए हम लोग के लिए। हजारों हजार की संख्या में घर ढह चुका है इसके पहले। हर व्यक्ति का मन में शंका है कि ऐसा नहीं कि आने वाला कल बीता हुआ कल था उसी के पुनरावृत्ति न कर। इसलिए हर हाल में आपदा प्रबंधन को चाहिए, सरकारी तंत्र को चाहिए कि किसी भी हाल में जितना जल्द से जल्द हो कटाव। भागलपुर में हवाई सेवा संघर्ष समिति ने बाबा बिंदेश्वर नाथ मंदिर में हवन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राजनेताओं को हवाई सेवा शुरू करने को लेकर सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई। हवाई सेवा संघर्ष समिति ने 33 दिनों तक घंटाघर चौक पर हवाई सेवा की मांग को लेकर महाधरना भी दिया, जिसके बाद क्षेत्र के सांसद अजय मंडल ने हवाई सेवा शुरू करवाने को लेकर पहल करने की बात कही थी और दिल्ली में उड़ान मंत्री से सेवा संघर्ष समिति के लोगों को मुलाकात भी करवाई गई थी, जिसके बाद महाधरना का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था और जल्द ही हवाई अड्डा पर ट्रायल कराकर हवाई सेवा शुरू करने की बात कही गई थी। लेकिन 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिस पर संघर्ष समिति के लोगों ने आज हवन कार्यक्रम का आयोजन किया है। भागलपुर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति ने भागलपुर से हवाई जहाज उड़ान के लिए 33 दिन के आंदोलन
से ये जुड़ा हुआ था और हमारे सांसद ने आंदोलन को स्थगित किया था कि हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब पॉजिटिव कुछ वैसा हम लोग को आंसर नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में हम लोग देवों के देव महादेव जो बाबा बूढ़ानाथ के मंदिर में आकर विघ्न बाधा निवारण हेतु हम लोग सद्बुद्धि हम लोग का हवन यज्ञ आज हो रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।